मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपने अपनी पार्टियां कैसे बनाई? तो हमारे व्यूवर्स के मन में हमेशा ये सवाल चलता रहता है कि मैन्युफैक्चर कितना कमा लेता होगा महीने में। तो किसी को छोटी सी दुकान करनी हो तो आपके अनुसार कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करना चाहिए? बड़े बड़े व्यापारियों से सुनिए कि कपड़े का बिजनेस बेस्ट होता है, इसका क्या रीजन? कोई काम स्टार्ट करना चाहता है तो क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए जिससे कि उनका नुकसान ना हो भविष्य? तो आपके अनुसार होलसेल का बिजनेस बेस्ट है, मैन्युफैक्चर का बेस्ट है या रिटेल का बेस्ट है? अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी एक रिटेल की शॉप खोल ले तो क्या आप खोलोगे? तो आपके अनुसार कपड़े के बिजनेस को यदि हम छोड़ देते हैं, दूसरा बेस्ट बिजनेस क्या है? ये तो जो कपड़े का बिजनेस है उसकी क्या क्या नेगेटिविटी है और क्या क्या पॉजिटिविटी है जो हमारे व्यूअर्स समझ सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस मास्टर प्रहलाद में। आप सभी व्यूअर्स को मेरी राम राम। आप सभी को मैं बता देता हूं कि बिजनेस मास्टर प्रहलाद पर अब आपके लिए ऐसे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस में लेकर के आऊँगा जो आपको आपकी लाइफ में कुछ करने को मोटिवेट करने वाली है। खास तौर पे जो लोग बिजनेस करने के इच्छुक हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा भी एक व्यवसाय हो, हमारी भी लाइफ किसी तरीके से सेट हो जाए, मगर बिजनेस करने का नहीं पता, तो मैं कुछ ऐसे सक्सेस बिजनेसमैन से आपकी मुलाकात इस चैनल के ऊपर कराया करूंगा जिससे आप मोटिवेट तो होंगे ही, साथ में आपको जानकारी भी मिलेगी कि कौन सा बिजनेस बेस्ट होता है। जैसे कि आज हमारे गेस्ट है, हमारे अतिथि है, बहुत ही बड़े मैन्युफैक्चरर है शर्ट के, जहाँ पर आपको लूज पैकिंग शर्ट बनती है और जहाँ पर कुर्ता पजामा बनता है। मगर यहाँ तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, इस बात पर चर्चा करेंगे। साथ में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग करने में बेनिफिट है, रिटेलर बनने में बेनिफिट है या होलसेलर बनने में बेनिफिट है। यदि कपड़ों का बिजनेस आप करना चाहते हैं तो किस राह को पकड़े, किस में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, किस में कितनी कमाई है और क्या क्या स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है। तो चलिए बिजनेस मास्टर प्रहलाद पर हम स्वागत करते हैं सर का। सर नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हो सर? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपको इस चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं, उत्सुक है कि बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मगर कंफ्यूज है कि किस लाइन में हम जाए, रिटेल करें, होलसेल करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। तो सबसे पहले आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अपना मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस बताएं। सर ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बिजनेस करना चाहते हैं सबसे ज़रूरी है शुरुआत करना। जी। कई लोग तो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। एक बार शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है जी। और शुरुआत करने के बाद आप अपनी कैपिटल के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और आपके पास क्या एक्सपीरियंस और नॉलेज है, उस हिसाब से आपको फील्ड चूज करनी पड़ेगी कि आपको रिटेल में जाना है या होलसेल में जाना है या फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। जी। तो जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कितना आप इन्वेस्ट करते होंगे? सर मैन्युफैक्चरिंग में सब लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है क्योंकि बड़ी बड़ी प्लांट मशीनरी लगानी पड़ती हैं और स्टॉक भी काफ़ी क्वांटिटी में प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप किसी भी लाइन में जा रहे हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में लॉट्स बड़ी बनेंगी तो इसका मतलब आपको कस्टमर बेस भी ज़्यादा चाहिए। जी। तो स्ट्रगल की हम बात करते हैं इसमें, जैसे स्टार्टिंग करते हैं तो क्या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्टिंग करनी चाहिए या मैन्युफैक्चर तक आने का सफ़र कुछ और है? मेरे हिसाब से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल कुछ भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए। जी। आप जिस भी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं पहले उस फील्ड की आप जगह जगह की मार्केट घूमिए, देखिए कि वो वहाँ किस तरीके से काम होता है, क्या आइटम मार्केट में बिक रहा है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी हो या फिर आपको होलसेल करना हो या रिटेल करना हो। अगर आपको रिटेल करना है तो जिस एरिया में आप रिटेल करने की सोच रहे हैं उस एरिया में पहले जाएं, 2-4-5 दिन केवल मार्केट में घूमें, तो उससे आपको पता चलेगा वहाँ पे किस हिसाब से कस्टमर आते हैं, क्या डिमांड करते हैं, किस रेंज में डिमांड करते हैं। उस हिसाब से आपको आइडिया लगेगा। आप होलसेल करना चाहते हैं तो आप उस एक पर्टिकुलर होलसेल मार्केट में जाइए, वहाँ के अलावा और भी जगह की मार्केट में जाइए, तो एक आइडिया आपको लेना है कि कस्टमर्स क्या मांग रहे हैं।
जब आपको पता होगा कस्टमर क्या मांग रहे हैं, आप उसी हिसाब से उसे सेल कर पाएंगे जी। और रही बात मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैं सजेस्ट करूंगा मैन्युफैक्चरिंग में और इतनी मोटी क्वांटिटी बनाने से पहले आपको कुछ दिन ट्रेडिंग करनी चाहिए। अच्छा। उससे एक तो आपका कस्टमर बेस तैयार होगा, ताकि आप जब ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें तो आपके पास सेल के लिए कस्टमर बेस हो। तो पहले होलसेल करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए। तो ट्रेडिंग के लिए क्या करना होता है सर? ट्रेडिंग में देखिए है कि आप छोटा सा भी थोड़ा सा माल ले करके आप सैम्पलिंग बेस, सपोज आप जैसे मेरा रेडीमेड है, तो आपने पर्टिकुलर आप कहीं गए, आपने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में माल उठाया, डोर टू डोर आपने शुरुआत में अपनी दुकान भी नहीं खोली, केवल डोर टू डोर जाकर के उनको दिखाया, देखिए मेरे पास ये आइटम है, ये है, तो आपको ये पता चलेगा कि किस रेंज में वो बिक रहा है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आप जाएंगे तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि उससे कम में मैं बनाऊं। जब उससे कम में आप बनाएंगे, क्योंकि बेस तो उस रेट में रहे हैं, आपकी कोशिश होगी उससे कुछ कम में दूं, क्योंकि तभी कस्टमर आपके पास कन्वर्ट होगा। तो एक बार स्टार्टिंग में आप कुछ महीने, 2-3 महीने अगर इस तरीके से करते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस रेंज में लोग माल मांग रहे हैं, और कुछ ना कुछ आपका कस्टमर बेस भी तैयार होगा जी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा उल्टा लेकर के चलूंगा। मैन्युफैक्चर से मैं होलसेलिंग पर आऊंगा, होलसेलिंग से मैं रिटेल में आऊंगा। यदि इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो बहुत नॉलेज आपको मिलने वाली है, क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चंस जो आपके मन में होते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होंगे बैठे हुए कि हमें तो बैठकर बिजनेस करना है, हमें तो ऐसा बिजनेस करना है जिसमें हमें धक्के ना खाने पड़े, इन्वेस्टमेंट कम हो, कमाई ज्यादा हो, ये सपना हर किसी का होता है। मगर क्या ये बिना स्ट्रगल करे हो सकता है? तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी कभी ना कभी स्ट्रगल किया होगा और मैन्युफैक्चरिंग तक आए होंगे। तो सर, आपकी ये स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग की कब हुई थी? मेरे को सर अप्रॉक्स 10 साल हो गए हैं। मेरा बैकग्राउंड मेडिकल लाइन का था, जो मेरा फैमिली बिजनेस है वो मेडिकल का है, और प्लस मशीनरीज का है, जो एग्रीकल्चर मशीनरीज होती हैं जी। पर मुझे इस लाइन में थोड़ा इंटरेस्ट लगा, तो मैंने भी इसी तरीके से जानकारी हासिल करना स्टार्ट करी, उसके बाद इस लाइन में आया। तो जानकारी के लिए क्या क्या आपने? जानकारी के लिए सर मैं कुछ ऑफिसेज में एज ए एम्प्लॉय गया, पहले देखा, वहाँ पे समझा काम, फिर उसके बाद कुछ ट्रेडिंग करने की कोशिश करी, उसके बाद फिर लोकल से ही कम क्वांटिटी में माल उठा करके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट जी। यानी कि आपने जॉब से शुरुआत की बिजनेस को मैन्युफैक्चरर तक पहुंचने के लिए। लेकिन सर, जॉब का फील्ड हम देखा जाए तो रेडीमेड गारमेंट्स में या तो किसी शोरूम पे करनी पड़ेगी या छोटी मोटी दुकान पे करनी पड़ेगी, लेकिन वे लोग रास्ता ही नहीं देते आगे का, तो फिर क्या करें? वे लोग रास्ता नहीं देंगे, आपको केवल वहाँ पे जा करके एक समझना है कि माहौल किस हिसाब से है, किस हिसाब का एनवायरनमेंट है जी। कोई भी आप कहीं भी जाएंगे तो वो आपको नहीं रास्ता दिखाएगा। ये बिजनेस ऐसी चीज है कि इसमें आपके खुद के माँ बाप भी आपको रास्ता नहीं दिखा पाएंगे जी। अगर उस लाइन के नहीं है जी। अगर उस लाइन के हैं तो बात अलग है, आपको A to Z एक चीज आपको खुद की मेहनत से ही जुटानी पड़ेगी। जैसे आप मैन्युफैक्चरर हो, तो मैन्युफैक्चरर में क्या क्या आपको दिक्कतें आई ये स्टार्ट करने में? जैसे कि आपने बताया जॉब से आपने शुरू की, तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो समस्या आपको भी आई होगी, जैसे कि फैब्रिक खरीदने की समस्या आई होगी। सर, हर चीज़ की दिक्कत होती है। शुरुआत में मशीनरीज मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता कहाँ मिलती हैं। उसके बाद मशीनरी के बाद मुझे उसकी कनेक्शंस कराने हैं और रॉ मटेरियल परचेज करना है। रॉ मटेरियल हर चीज अलग अलग होती है, फैब्रिक अलग परचेज करना है जी, बॉक्स अलग परचेज करना है जी, उसमें और छोटे छोटे मटेरियल होते हैं, उन सब की जानकारी चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कुछ जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। अच्छा, तो जैसे फैब्रिक खरीदने के लिए आप जाते हो तो वो तो अहमदाबाद वगैरह से ही लेते होंगे जी, या दिल्ली वगैरह भी मिल जाते होंगे? मिल जाता है सर, दिल्ली भी मिलता है, अहमदाबाद, मुंबई, सब जगह मिलता है, इंदौर में भी मिलता है, लगभग हर जगह मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपने अपनी पार्टियां कैसे बनाई? सब पार्टी बनाने के लिए बिजनेस आप कोई भी करें, सबसे प्रायोरिटी की चीज है कि आपको कस्टमर को क्वालिटी देनी है, हमेशा जी क्वालिटी देनी है और कस्टमर के लिए ईमानदार रहना है जी। उसको कभी भी ये कोशिश नहीं करनी है कि कोई नया दुकानदार आपके पास आ गया तो उससे ज्यादा कमाने की कोशिश करनी है जी। एक आप जेन्युइन मार्जिन जो मार्केट में होता है उसे लेके चलेंगे, फिर उसके बाद कस्टमर के सामने आप अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे,
कस्टमर आपके प्रोडक्ट में दम देखेगा, रेट अच्छे देखेगा, अपने आप माल लेगा। जी, तो किसी ने सेलेक्ट किया होगा, किसी ने रेट हाँ, हाई किसी ने बताया सेलेक्ट होगा। किया, किसी ने रिजेक्ट किया, फिर करते कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत कम क्वांटिटी में ऑर्डर्स मिलते हैं, कोई जी। कह रहा है मैं 20 पीस दे दो, जी कोई कह रहा है 30 पीस दे दो। जी तो छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं तो उसको अपने स्कूटर पे ही पहुंचाना पड़ता है। जी, तो उसमें क्या कैश पैसा मिल जाता था या उधार कर देते वे भी? कैश भी मिल जाता था, उधार भी होता था, दोनों तरीके से होता था। अच्छा। लेकिन ये है कि ऑर्डर छोटे ही रहते थे तो उसको रिक्शे से नहीं भेज सकते। अब तो जैसे 200-300 पीस के ऑर्डर नॉर्मल आ जाते हैं। जी जी तो अगर छोटा सा भी ऑर्डर हो 200-300 पीस का आ गया जी तो बाई रिक्शा चला गया, बाई लोडर चला गया। जी। लेकिन ये स्टार्टिंग में दिक्कत रहती है, क्वांटिटी कम रहती है। यानी कि जैसे आप धीरे धीरे कस्टमर तक पकड़ बनाई आपने, आपका बिजनेस ग्रो हुआ। जी और समस्या तो यहाँ पर रही होगी कि जब आप किसी को अपना माल लेकर दिखाने गए होंगे तो उसने कहा होगा इससे तो सस्ता माल दूसरे हमें दे करके चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना तो रिटेल वाला या कोई बंदा पकड़ेगा भी नहीं, तो बिल्कुल हम बेचेंगे कैसे? बिल्कुल। तो फिर आपके मन में कभी ऐसा आया होगा कि यार हमने गलत काम कर लिया, तो इतना पैसा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, हमारी कमाई नहीं हो रही है, या कोई हमारे माल को पकड़ नहीं रहा है, या क्वालिटी को पसंद नहीं कर रहा, केवल प्राइस को इम्पोर्टेंस दे रहा है कि सस्ता माल चाहिए? क्या एक्सपीरियंस हुआ? दरअसल स्टार्टिंग में होता क्या, अब जिस भी रिटेलर, जैसे हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हम रिटेल या होलसेल के पास जाएंगे जी तो ऑलरेडी किसी ना किसी से माल वो परचेज कर ही रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में वो अवॉइड करने की कोशिश करता है। जी और बिजनेसमैन की आदत होती है वो डायरेक्टली ना नहीं कह पाता है। जी। वो मतलब ये नहीं कहेगा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है शायद भविष्य में लेना पड़ जाए। हाँ हाँ तो उसकी आदत होती है स्टार्टिंग में इधर उधर के ही जवाब देता है। जी तो अच्छा, हम लोग को लगता है कि वो सच बोल रहा है। जी तो शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, फिर जब वो रखना शुरू करता है उसको देखता है कस्टमर पकड़ रहा है माल, उसका दिक्कत नहीं आ रही है, मार्जिन बच रहा है, तो फिर धीरे धीरे माल उठना शुरू हो जाता है। जी। तो सिंघल टेक्सटाइल दोस्तों आप देख सकते हैं, सिंघल टेक्सटाइल के नाम से सर की मैन्युफैक्चरिंग है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि बॉक्स पैकिंग शर्ट टोटल ब्रांड्स आप बोल सकते हो। एक ग्लोरिया नाम से शर्ट आती है, गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर है। लूज पैकिंग शर्ट भी सर की है, 150 रुपये से शुरू हो जाती है। और कुर्ता पजामा भी सर यहाँ पर बनाते हैं। 3 आइटम आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे और बहुत ही सस्ते दामों में। तो मैं सर मार्जिन की बात करूँ आपके प्रोडक्ट पे, यदि कोई आपसे जुड़ता है तो कितना मार्जिन ले सकता है? कोई हमसे जुड़ता है तो अगर उसका प्रॉपर शोरूम है तो 50% मार्जिन उसको मिल जाता है इजीली। जी और अगर नॉर्मल स्टोर्स भी है तो मेरा जो लूज आइटम है उसमें 100 रुपए तक और बॉक्स के आइटम में 200 रुपए तक आसानी से बचा सकता है। जी। तो अब कुल क्या कि ये मान सकते हैं कि 5-7 साल की इस जर्नी में अब आपका बिजनेस एक स्टेबल हो चुका है, आप अच्छा खासा कमा रहे होंगे। सर स्टेबल भी नहीं कहेंगे, स्ट्रगल ये ऐसी चीज है, स्ट्रगल हमेशा चलता रहता है। जी। हम लोग हमेशा वो स्ट्रगल तो उसके लिए चलता होगा ना कि सर अब नया क्या करें। जी जी। अब वो टेंशन तो नहीं होगी क्या अब हमें किस लाइन को पकड़ना है? अब तो आपने लाइन पकड़ ली है। हाँ बिल्कुल, ये है कि अब लाइन सेट है, जीवन भर इसी लाइन में रहना है। जी जी जी। और एक सस्टेन ग्रोथ भी आ रही है। बाकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, कस्टमर्स को अच्छा माल अच्छे रेट पे देते हैं। जी। तो हमारे व्यूवर्स के मन में हमेशा ये सवाल चलता रहता है कि मैन्युफैक्चर कितना कमा लेता होगा महीने में? सर इसका कोई मतलब एक जनरल आंसर नहीं दिया जा सकता, वो तो टर्नओवर के ऊपर है कि होता क्या, आप कैपिटल पेस से आप इसे कर सकते हैं। अगर आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है, सपोज किसी ने 10 लाख लगा रखी है जी तो वो 1 लाख कमाने की कोशिश करेगा। जिसने 1 करोड़ का लगा रखी है जी वो 10 लाख कमाएगा। जी। तो अप्रोक्स ये है कि साल भर में अगर आपने 3 राउंड 4 राउंड भी अपने कैपिटल को घुमाया तो साल भर आप 30-40% तो एक साल का निकाल ही सकते हैं। कहने का मतलब महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने इस मैन्युफैक्चर से अलग होलसेलिंग करने की सोची है कभी? हाँ, होलसेलिंग की भी सोची थी, लेकिन फिर धीरे से मैन्युफैक्चरिंग मुझे ज़्यादा पसंद आई क्योंकि अपना ब्रांड बनता है। जी और मैं एडवर्टीजमेंट जो करता हूँ वो पर्टिकुलर अपने ही ब्रांड की करता हूँ। जी। और होलसेल में कभी कदार थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, वो अगर मैन्युफैक्चरर मना कर दे कि नहीं आप इसका प्रमोशन नहीं कर सकते या जी। उन्हीं के रेट पे मुझे बेचना पड़ता है, थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। बस होलसेलिंग या ट्रेडिंग में इतना हो जाता है कि अलग अलग कंपनी का प्रोडक्ट अपने पास रख के जी कुछ मार्जिन सेट करके बेच सकता है, लेकिन लेना से भी मैन्युफैक्चर से ही पड़ेगा। से पड़ता है। अगर होलसेल देखा जाए तो होलसेल के भी अपने फायदे हैं। जी होलसेल में आपको टेंशन ज्यादा नहीं है, उसमें भी मार्जिन अच्छा खासा होता है। जी और आप जब वैरायटीज रखते हैं जैसे मैन्युफैक्चरर, तो
एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम बना पाएगा। जी लेकिन आप होलसेल अगर करते हैं तो उससे कम कैपिटल में आप और भी ढेर सारा आइटम आप रख सकते हैं, जी तो उससे आपके सेल टर्नओवर बढ़ेगा। जी एक कस्टमर आएगा तो ज्यादा माल लेगा, और ज्यादा माल लेगा ज्यादा प्रॉफिट होगा। जी। व्यापारियों की हम बात करें, किसी व्यूवर्स के पास हमारा इतना पैसा नहीं है कि होलसेल का बिजनेस कर सके जी या मैन्युफैक्चरिंग कर सके, एक छोटी सी दुकान करना चाहता है कपड़े की, तो वो क्या उस बिजनेस को स्टार्ट करके मैन्युफैक्चरिंग के लेवल तक पहुंच सकता है क्या? बिल्कुल पहुंच सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लेवल तक। स्टार्टिंग अगर वो रिटेल से कर रहा है तो धीरे धीरे जैसे ग्रोथ आने लगे तो वहीं पे वो होलसेल के लिए भी रख सकता है माल, और जब होलसेल में और ग्रोथ आने लगे तो फैब्रिकेटर से चाहे बनवा सकता है माल, या फिर अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकता है। जी। एक मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा मार्जिन एक रिटेलर लेता है, उससे कम मार्जिन एक होलसेलर लेता है, और उससे भी कम मार्जिन मैन्युफैक्चर लेता है। जी लेकिन कमाई सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर की होती है, फिर उससे कम होलसेलर की होती है, और फिर उससे कम रिटेलर की होती है, जबकि रिटेलर सबसे ज्यादा मार्जिन लेता है। ऐसा कैसे होता है? ये गेम अभी मैंने बताया ना, ये सब टर्नओवर पे डिपेंड करता है। जी मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को माल देगा तो उसको काफी हैवी क्वांटिटी में बिकेगा, जी रिटेलर का उससे कम क्वांटिटी में, और रिटेलर जो है वो तो एक एक पीस करके सेल जी करेगा। जी, ये क्वांटिटी का खेल है। क्वांटिटी का खेल है इस जी। समय। अब जो आजकल की मार्केट हो गई है जी उसमें आपको क्वांटिटी को चाहिए। आप अगर एक पीस पे ज्यादा मार्जिन लेने की कोशिश करेंगे तो नहीं टिक पाएंगे। जी। ऑनलाइन का कितना बड़ा महत्व है इस बिजनेस के अंदर? सर ऑनलाइन का महत्व इस समय हर फील्ड में है, क्योंकि ये युग ही ऐसा चल रहा है, डिजिटल युग है। तो आपको डिजिटल प्रेजेंस, आप चाहे रिटेल कर रहे हो, चाहे जी। होलसेल कर रहे हो, या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ऑनलाइन तो आपको अपनी प्रेजेंस बनानी ही बनानी पड़ेगी। आप एक छोटा सा अपना पेज, वेबसाइट बना सकते हैं। जी आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब चल रहा है, आप शॉर्ट्स वीडियोस बना बना के डाल सकते हैं, जी। तो उससे कस्टमर के पास रीच पहुंचती है। तो किसी को छोटी सी दुकान करनी हो तो आपके अनुसार कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करना चाहिए? मिनिमम अगर वो जा रहा है तो 2 लाख रुपए मेरे हिसाब से मिनिमम उसको चाहिए। अच्छा। केवल स्टॉक के लिए, अगर वो है। सारी वैरायटीज केवल जेंट्स में रखना चाहता है तो। जी और फर्नीचर का थोड़ा बहुत अलग से ले सकता है, तो 2-2.5 लाख 3 लाख के बजट में वो स्टार्ट कर सकता है। जी और अब आजकल तो गवर्नमेंट की बहुत सारी प्लानिंग चल रही है जिसमें गवर्नमेंट फंडिंग करती है, जी। और स्वरोजगार के लिए भी फंडिंग करती है। तो मैं कहूँगा उसका भी लोग जानकारी हासिल करें और उसका भी फायदा उठाएं। तो सर, जैसे किसी के पास 50,000 रुपए है और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हमने ऐसी देखी है कि 5,000 रुपए में बिजनेस शुरू करे, वे कैसे बिजनेस शुरू करा देते हैं? सर वो कहने वाली बात है, मुझे नहीं लगता 5,000 10,000 रुपए में आज की डेट में बिजनेस शुरू होगा। जी अगर आपको एक सीरियस बिजनेस करना है और रेगुलर इनकम जनरेट करनी है तो कुछ ना कुछ तो इनकम, मतलब आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी। जी, लगभग 2-2.5 लाख रुपए 2-2.5 लाख अगर कहें 5,000 10,000 रुपए, आप कॉमन सेंस से सोचिए कि 5,000 रुपए में क्या आएगा। जी जी, बिल्कुल आप सही बात। पर्टिकुलर हम कह रहे हैं 100 रुपए का भी पीस आप लेने की कोशिश करेंगे तो 5,000 में कितना पीस आएगा। जी और फिर उसके बाद आप स्टार्टिंग तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरे हिसाब से कुछ चाहिए कैपिटल। सर, मैंने एक बात और बड़े बड़े व्यापारियों से सुनी है कि कपड़े का बिजनेस बेस्ट होता है, इसका क्या रीजन है? मुझे नहीं पता ऐसा लोग क्यों कहते हैं, या हो सकता है कि वो बेसिक नेसेसिटी का आइटम हो इसलिए कहते हो। जी थोड़ा सा तो आराम रहता ही है, जैसे कि खाने पीने की दुकान और इस टाइप का, जैसे रोटी कपड़ा मकान, जैसे बेसिक जी। नेसेसिटी कही जाती जी है। जी। तो इन कामों में तो कभी रिसेशन, तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगी जो आप काम कर रहे हैं कि वो बहुत बोरिंग है, इसमें हमें नुकसान हो सकता है, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये सदाबहार आइटम है, ये चलता ही रहेगा, हमारा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, इस तरह का डर कभी लगता नहीं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, बेसिक नेसेसिटी का आइटम है तो एक तो ये है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है कि आज लोग ये आइटम पहन रहे हैं, कल को कुछ और पहन सकते हैं। जी लेकिन कपड़े तो लोगों को पहनने पड़ेंगे। जी तो जी। जब जो चल रहा होगा हम लोग वो बनाएंगे। हम लोग अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी में भी अपडेट रहते हैं और लेटेस्ट ट्रेंड से भी अपडेट रहते हैं, जी और मार्केटिंग की क्या टेक्निक है उससे भी अपडेट रहते हैं। जी और इसी तरीके से जो भी अपना काम स्टार्ट करना चाहे उसको भी अपडेट रहना पड़ेगा। जी जी। कोई काम स्टार्ट करना चाहता है तो क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए जिससे कि उनका नुकसान ना हो भविष्य में?
सबसे पहले अगर कोई भी चीज वो लेना चाह रहा है, सबसे पहले उसको देखना है हमें बेचना कहाँ है माल। अच्छा जहाँ पे उसे बेचना है उसका वो सर्वे करे जी कि वहाँ पे कौन सा माल बिक रहा है। जी एक तरीके से उसे अपना कंपटीटर सेट करना है ठीक है, कि अगर वो मार्केट में घुस रहा है तो किसी ना किसी की जगह लेगा, बिल्कुल। तो उसको देखना है कि हमें इसकी जगह लेनी है। जी तो उसको फिर वो एक टारगेट रख सकता है या उसको आइडल मांग सकता है। जी उस हिसाब से वो आगे अगर बढ़ेगा अपने मार्केट को देखते हुए तो नुकसान नहीं होगा। जी प्लस माल लेने के लिए वो कहीं आने जाने से ना हिचके, चाहे जितनी दूर दराज हो, एक बार जाए, विजिट करे, माल पसंद आए ना पसंद आए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जाए, जगह जगह जाके देखे, विजिट करे, समझे चीज़ों को। जी। तो आपके अनुसार होलसेल का बिजनेस बेस्ट है, मैन्युफैक्चर का बेस्ट है या रिटेल का बेस्ट है? तो तीनों में से मतलब ये कोई जनरल आंसर नहीं हुआ, तीनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं। जी। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता हो वो चीज़ कर सकता है। लेकिन सब लोग बड़ा ही बिजनेस करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, फिर वे रिटेल का क्यों करें? मैंने बहुत ऐसे पैसे वाले लोग देखे हैं कि रिटेल की तरफ को भागते हैं। रिटेल का भी ऐसा छोटा, आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों के शॉपिंग मॉल्स होते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो उसको मैं छोटा नहीं कह सकता। जी काम तीनों ही अपने हिसाब से बेस्ट हैं, जिसको जिसमें अच्छा लगता हो, जो करने में जिसको अच्छा लगे उसे वो करना चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी एक रिटेल की शॉप खोल ले तो क्या आप खोलोगे? नहीं, मैं नहीं खोलूँ, क्योंकि मुझे इसी में अच्छा लगता है। मैं एक एक पीस पसंद कराने के लिए 10-10 पीस नहीं खोल सकता। जी जी वो मुझे थोड़ी दिक्कत लगती है शुरुआत से, क्योंकि हम लोग मेडिकल लाइन से हैं, तो हम लोग की क्या होता है, दुकान में पर्चा आता था, जी तो जी पुड़िया बना के दे दी, बिल निकाल दिया और कस्टमर ले गया। जी तो हम लोग को वही सेट है कि एक 10 आर्टिकल भी हमने दिखाए तो जी 100-150 पीस का ऑर्डर हो गया। जी। तो जब आपने स्टार्टिंग की तो डायरेक्ट आपने शर्ट से स्टार्ट किया या कुछ और प्रोडक्ट बनाना शुरू किया? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने बॉक्स की शर्ट स्टार्ट करी थी, जी और उसके बाद जैसे जैसे काम बढ़ा फिर लोगों ने सस्ता मांगना ऐसे शुरू किया, तो फिर क्वालिटी देना शुरू किया, फिर सस्ता भी स्टार्ट किया। जी फिर थोड़ा बहुत कुर्ते पैजामे की जैसे लगा तो अब वो स्टार्ट किया। आगे हम लोग की प्लानिंग है और भी आर्टिकल्स ऐड करने की। जी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपके अपने व्यापारियों के साथ कि आपके व्यापारियों ने आपके प्रोडक्ट को देखकर कुछ कहा हो, आपको जो फील हुआ हो कि हाँ हमारे व्यापारी ने सही सलाह दिया या हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ गलत कहा है? कभी कुछ ऐसा हुआ है वाकई आपको? व्यापारी देखिए कहते तो बहुत कुछ रहते हैं, लेकिन इसको फील करने की जरूरत नहीं होती है। मेरे हिसाब से अगर कस्टमर कोई फीडबैक दे रहा है जी या आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ कमियां बता रहा है, तो मेरे हिसाब से वो आपका बेस्ट कस्टमर है। जी क्योंकि वो आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि आपसे जुड़ना चाहता है लॉन्ग टर्म में। जी तो वो ये कह रहा है मैं आपका प्रोडक्ट तो ले रहा हूँ, आगे भी लूंगा, लेकिन ये चीज को आप अपडेट कर लीजिए तो और बेटर होगा। जी कस्टमर रिव्यूज और कस्टमर सर्विस बहुत जरूरी होते हैं। अगर कस्टमर कुछ कह रहा है आपसे कि आपके प्रोडक्ट में दिक्कत है, तो मेरे हिसाब से हर व्यापारी को उसको सीरियसली लेना चाहिए। जी। तो आपके अनुसार कपड़े के बिजनेस को यदि हम छोड़ देते हैं, दूसरा बेस्ट बिजनेस क्या है? बिजनेस सर इस समय तो मुझे मोबाइल का बिजनेस बेस्ट लगता है, मोबाइल क्योंकि का। मोबाइल हर किसी को 4-5 महीने 6 महीने में नया चाहिए। लेकिन मोबाइल को तो सर अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब ऑनलाइन मंगा लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप उसमें भी आप काम करते हैं तो रिटेल में भी अच्छी खासी सेल है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा अच्छा होना चाहिए। जी। तो जो कपड़े का बिजनेस है उसकी क्या क्या नेगेटिविटी है और क्या क्या पॉजिटिविटी है जो हमारे व्यूअर्स समझ सके? तो कपड़े में सबसे ज़्यादा निगेटिविटी है डेड स्टॉक। जी स्टॉक अगर आपका डेड होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में, चाहे रिटेल हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे होलसेलर हो, जी हर जगह दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है डेड स्टॉक की। अगर कोई रिटेलर है, सपोज मान लीजिए कोई 10 आर्टिकल लेकर के आता है, अगर 1-2 आर्टिकल उसका फंस गया या 3 आर्टिकल फंस गया, जी तो उसको उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जी उसको चाहिए कि पहले जो अच्छा निकल जाए, बाकी तुरंत वो सेल में लगा के खत्म करें। अच्छा, सेल लगा करके ही डेड स्टॉक खत्म हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर, हम लोग भी हैं। अगर 100 आर्टिकल बनाते हैं, मान लो उसमें 2-2 4-4 पीस बचते चले गए, तो उसको हम लोग एक अलग रखते चलते हैं, उसके बाद उसको सेल लगा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप सब समझ चुके होंगे कि कपड़े का बिजनेस यदि आपको करना है तो होलसेल का, रिटेल का या मैन्युफैक्चरर का, जितना आपका बजट है उस अनुसार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर और आपके पास पैसा है, तो सबसे पहले नॉलेज लो। यदि आपके पास पैसा भी नहीं है तो भी आप नॉलेज लो। बिना नॉलेज के यदि आप पैसा लगाओगे तो भी बेकार हो जाओगे, और
यदि बिना नॉलेज के यदि उधार लेकर आपने कोई शॉप करी, चाहे छोटी सी करी, तो भी आप बेकार हो जाओगे। नॉलेज बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो से कितने संतुष्ट हैं, आप इस वीडियो से क्या समझते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और केवल कपड़े के बिजनेस को लेकर ही मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैं बहुत सारे इंडिया के अंदर बिजनेस है, कोशिश करूंगा बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के इंटरव्यूज या इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस जो आपको जानकारी दे सके, जो आपको थोड़ा मोटिवेट कर सके बिजनेस के प्रति, और जो आपके जीवन को सेट करने में थोड़ी सी लाइफ सेट हुई है, इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस हम लाने की कोशिश करेंगे। वीडियोस को आप लाइक शेयर तब कीजिएगा जब आपको पसंद आए, अनलाइक भी आप कर सकते हैं यदि आपको पसंद नहीं आती। कुछ और वीडियोस जानना चाहते हैं, किसी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स के द्वारा ही हम नई वीडियो बनाएंगे। और यदि आप सिंगल टेक्सटाइल से जुड़ना चाहते हैं, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर लूज पैकिंग, बॉक्स पैकिंग और कुर्ता पजामा मैन्युफैक्चरिंग होती है। डायरेक्ट आप आ सकते हैं, जो भी ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो सर, इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने बाकी जो भी नया चैनल शुरू कर रहे हैं उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और मैं व्यूअर्स से भी कहूँगा जुड़ें, ये काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं और आगे भी इसी हिसाब से अच्छे मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर।